साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में, जो एक विशेष दर्दनाक, खौफनाक, दयनीय घटना को लेकर के मैं बनाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप कहोगे ये कहां से उठा लाए ऐसी कहानी, लेकिन ये कहानी भी साथियों एक ऐसे ठग से जुड़ी है जिसने न केवल किसी का धन लूटा है, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी तबाह कर दी है और शासन के कोष के साथ भी ठगी की है, सरकार के साथ भी, कानून के साथ भी। यदि ऐसे ठगों को खुला छोड़ा जाता रहा तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा शासन, प्रशासन सब ठगी का शिकार बन जाएगा, राष्ट्र खोखला हो जाएगा और कितने ही निर्दोष, मासूम, असहाय, गरीब लोगों का देश में शोषण, उत्पीड़न, दमन होता रहेगा और कितने ही लोग जिंदा रहते हुए भी मुर्दों से बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए इस कहानी को, या कहें सत्य घटना को, इस ठग की काली करतूतों को आपके राष्ट्र के शासन के समक्ष लाना मुझे अत्यावश्यक लगता है। इसलिए इस पर मैं ये खास वीडियो संदेश बना रहा हूँ और इसे देश के शासकों, प्रशासकों, मीडिया, समाज सेवियों को भी मैं प्रेषित करूँगा, टैग करूँगा। तो शुरू करूँगा ये संदेश मैं संसार के सबसे महान कवि बाबा तुलसीदास जी के चौपाई से, जो उन्होंने कही है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है साथियों कहानी। दरिद्रता यानी गरीबी से भी, कि गरीबी कितना बड़ा अभिशाप बन जाती है किसी मनुष्य के जीवन में। यदि वो गरीब है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, तो वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले सकता। उसके न्यायपूर्ण निर्णय भी, उसके स्वतंत्रता के निर्णय भी दूसरे लोग लेते हैं। और संत से भी जुड़ी हुई है कि संत को कैसा होना चाहिए। अगर उससे कोई दरिद्र मिल जाए तो कैसे उसके जीवन में सुख, स्वतंत्रता और आनंद आ जाता है। और ऐसे संतों को, किसी दरिद्र को सहायता पहुंचाने पर, संरक्षण देने पर, उसका मार्गदर्शन करने पर, उसकी सहायता करने पर कितनी भयावह पीड़ा, अपमान और वियोग से गुजरना पड़ता है। इन दोनों चीज़ों का सम्मिलन आपको इस आपराधिक, घृणित घटनाक्रम में मिलेगा। साथियों, ये आपराधिक घटनाक्रम शुरू होता है 3 जुलाई वर्ष 2003 से। देश की प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में एक 3rd क्लास कर्मचारी होता है जिसका नाम राकेश शर्मा होता है। एक्सरे विभाग में सहायक टेक्नीशियन होता है एम्स के में। शादीशुदा होता है। कई वर्ष पूर्व उसकी शादी हो चुकी होती है, पत्नी के साथ रह रहा होता है। और लेकिन चूंकि औरतखोर मिजाज का व्यक्ति था, ठग था, फर्जी दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान एम्स में उसने नौकरी प्राप्त की थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका दिमाग पहले से आपराधिक रहा होगा, खुरापाती रहा होगा।
पहली पत्नी के होते हुए 3 जुलाई 2003 को वो एक गरीब ब्राह्मण कन्या को झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे झूठ बोलकर कि मैं कुंवारा हूँ, उस कन्या से जो उस समय 3 जुलाई 2003 को नाबालिग भी थी, उससे फर्जी विवाह करता है। आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लें कि आईपीसी की धारा 494 जो उस वक्त लागू होती थी, अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई है 2023, लेकिन 494 आईपीसी 1860 की धारा में वैवाहिक स्थिति के बारे में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री अगर शादीशुदा है, पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए वो दूसरा विवाह करता है तो वो विवाह शून्य माना जाएगा, यानी गैरकानूनी माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि जीवित पति या पत्नी दूसरा विवाह करने वाले पर्सन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर देता है 494 के तहत, तो दूसरा विवाह करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 7 साल की कैद होगी। ये थी धारा 494। साथियों, इसी कैद के भय से कहें या एक अपराधी का षड्यंत्र, उस गरीब ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह करने के बाद जब वो उसे लेकर दिल्ली के जवाहर पार्क खानपुर अपने पैतृक घर में पहुंचा, तो जब पहली पत्नी को जो उसकी वैधानिक कानूनी पत्नी थी, उसने जब दूसरी स्त्री को देखा कि ये कौन है, तो कहने लगा मैं तेरे लिए नौकरानी लाया हूँ। लेकिन हाव भाव, रात्रि काल की जो क्रिया होती है स्त्री पुरुषों की, उससे पहली पत्नी को संदेह हो गया और उसने इसका विरोध किया, तो पोल खुल गई उस ठग की, फर्जी कर्मचारी अपराधी की, कि वो दूसरा विवाह कर लाया है, कोई नौकरानी लेकर के नहीं आया है। तो पहली पत्नी ने विरोध किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने सलाह दी कि कोर्ट में धारा 494 के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, 7 साल की सज़ा हो जाएगी, आपको आपके राइट्स मिल जाएंगे। तो पहली पत्नी ने यही किया साथियों। 7 साल की कैद से बचना और अपनी एम्स की नौकरी को बचाने के लिए इस ठग ने साथियों उस मासूम निर्धन ब्राह्मण कन्या के साथ ऐसा खेल खेला जो हिंदू समाज में बहुत घृणित, नीच और पाप कर्म माना जाता है। उसने उस ब्राह्मण कन्या की शादी अपने छोटे भाई योगेश कुमार शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा निवासी गांव साबोता थाना जेवर जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के साथ 5 या 6 जुलाई 2003 को खैर तहसील में ले जा करके कर दी। और अपनी पहली पत्नी के मुकदमे से बचने के लिए 494 कैसे कि उसको कैद ना हो जाए, उसे भरण पोषण ना उसको देना पड़े, कोर्ट में ये सिद्ध कर दिया कि ये जो दूसरा विवाह वो करके लाया है, ये स्त्री उसकी नहीं, उसके छोटे भाई की पत्नी है और वो उसका जेठ है। उसे तो केवल घर के कामकाज के लिए वो 1-2 दिन के लिए दिल्ली ले आया था। ठग की सातिराना चालों में कानून भी फंस गया, कोर्ट भी फंस गया। लेकिन चूंकि उसकी पहली पत्नी पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, समझदार थी, संपन्न पिता की पुत्री थी और वहीं जवाहर पार्क में ही रहती थी। पीछे से तो वो खैर मथुरा जनपद के निवासी हैं, लेकिन उन्होंने जब कोर्ट को सत्य बताया तो अंततः कोर्ट ने मीडिएशन का विकल्प दिया कि आप दोनों तलाक ले लो, समझौता कर लो आपस में। तो ठग को ये प्रस्ताव
सस्ता लगा और उसने 2.5 लाख रुपए दे करके म्यूचुअल कंसेंट पर यानी आपसी सहमति पर अपनी पहली पत्नी को वर्ष 2005 में अक्टूबर में तलाक दे दिया। लेकिन साथियों, इससे पहले 5 दर्दनाक घटनाएं और उस गरीब ब्राह्मण कन्या के साथ गुजरी। चूंकि तलाक उसका अपनी पहली पत्नी से 2005 में हुआ अक्टूबर में जाकर के, तो उससे पूर्व 3 बार उस गरीब ब्राह्मण दरिद्र कन्या का उसने अबॉर्शन कराया, यानी उसके भ्रूण की हत्या की, 3 भ्रूण की। ये कितना घोर घृणित पाप रहा होगा। छोटे भाई के साथ विवाह करना, फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर रख लेना, छोटे भाई की पत्नी को अवैध रूप से उसके 3 बार अबॉर्शन करा देना, और 2 पुत्र भी उसके गर्भ से उत्पन्न कर लेना, और उन पुत्रों की मां के रूप में अपने मेडिकल रिकॉर्ड में अपनी पहली पत्नी का नाम ही चलते रहने देना या चढ़वा देना। ये कहानी यहाँ तक मैंने आपको बताई। अब मैं दस्तावेजों के माध्यम से समझाना चाहूँगा साथियों आपको। ये EHS बुक होती है जो एम्स के कर्मचारियों को प्रदान की जाती है। इस EHS बुक को एम्प्लॉय हेल्थ सर्विस बुक को आधार बनाकर इस ठग ने, फर्जी कर्मचारी ने, कितना बड़ा अनर्थ उस दरिद्र गरीब ब्राह्मण कन्या के साथ खेला कि आज वो लगभग 24 साल बाद, 21 साल बाद समझें हम, या 22 साल बाद, 2003 से लेकर के अब तक वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, और उसे बंधुआ मजदूर की तरह दासी बनाकर उसने, ठग ने और ठग के बलात्कार से प्राप्त 2 पुत्रों ने अपने कब्जे में ले रखा है। और चूंकि असहाय है, गरीब है, तो वहाँ से निकल कर के जाएगी भी तो कहाँ जाएगी? कोई ऐसा नहीं दुनिया में जो उसे अपने घर में संरक्षण दे सके। नौकरी करने की स्थिति में नहीं है, चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है। तो ये EHS बुक का साथियों नंबर है 23,407। मैं लड़की की जो गरीब कन्या है उसकी पहचान ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन ये किताब दिखाई देता हूँ आपको कि जो उसकी पहली पत्नी का नाम था साथियों, इस बुक में चढ़ा हुआ सब कुछ वही रहने दिया। पहली पत्नी का नाम है, एड्रेस वही है सेम, डेट ऑफ बर्थ पहली पत्नी की है 2279, 26 साल एज लिखी हुई है। केवल इतना सा चेंज कर दिया उसने, इसमें पहली पत्नी के स्थान पर उस गरीब दरिद्र बलात्कार पीड़िता का फोटो पेस्ट कर दिया अपनी उसी पत्नी के नाम पर, स्थान पर, जो उसकी पहली वैधानिक पत्नी थी, जिससे उसने 2005 में तलाक ले लिया था साथियों। और अपने छल को कानूनी जामा पहनाने के लिए इस ठग राकेश कुमार शर्मा ने ये मेडिकल का ही दस्तावेज है साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अंसारी नगर, नई दिल्ली, 2029 ने 21/5/2025 को मुझे भेजा है, जिसमें साफ साफ बताया गया है साथियों कि 21/3/2002 को 4 EHS बुक जारी की थी मेडिकल ने इस ठग राकेश कुमार शर्मा के नाम पर। पहला इसका अपना नाम था, दूसरा इसकी पत्नी का नाम था जो लीगल पत्नी थी इसकी,
तीसरा इसके पिता हरिशंकर का नाम था और चौथा इसकी माँ मानेश्वरी देवी का नाम था। पांचवा नाम साथियों 4/5/2005 को चढ़ा, यानी 4 मई 2005 को इसके बेटे का, जिसे रिकॉर्ड में उसने अपनी पहली पत्नी का ही बेटा दिखा दिया, लेकिन ये बेटा इस गरीब ब्राह्मण कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जो आज विवश कर दी गई है कि कानूनी रूप से वो अपने बेटों को भी अपने बेटे साबित नहीं कर सकती। अगर कल इस ठग की मृत्यु हो जाए या ये जैसा कि इसका चरित्र है औरतखोरी का, तीसरा विवाह और कर लाए, पुत्रों को अपनी संपत्ति में हिस्सा ना दे, पैतृक संपत्ति से पुत्रों को हिस्सा मिल जाए, तो ये जो गरीब दरिद्र ब्राह्मण कन्या हैं ये कहाँ जाएगी, किससे अपना अधिकार मांगेगी? चूँकि इसको तो केवल भरण पोषण का अधिकार है, इसको और कोई अधिकार तो होता नहीं, चूँकि शून्य है विवाह, अवैध पत्नी है, वैधानिक है ही नहीं। तो जब वैधानिक पत्नी नहीं है तो वो बुढ़ापे में या बीमारी के समय या आवश्यकता के समय कहाँ जाएगी, कैसे अपना जीवन यापन करेगी? इन विपरीत परिस्थितियों में ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों। जो ठग ने एक स्त्री की जिंदगी को पूरी तरह से कैप्चर करके तबाह कर दिया है, उसे कहीं की नहीं छोड़ा, उसके दिमाग तक को हैंग कर लिया है, मानसिक रूप से उसको इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो आज भी पति पति रटती रहती है कि ये मेरा पति, ये मेरा पति, जबकि वो उसको अपनी पत्नी नहीं मानता। कोर्ट में बाकायदा उसने कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, उससे अपना भरण पोषण का अधिकार मांगे। और छोटा भाई उसका शराबी है साथियों, कुछ नहीं करता, उसने भी दूसरा विवाह कर लिया है, 2 या 3 बच्चे उसके भी हैं, वो भी बड़े बड़े हो रहे हैं, उसकी पत्नी भी उसे छोड़ के जा चुकी है, या कहें उसको भी इन्होंने निकाल दिया है। तो इतने दुर्दांत खतरनाक शातिर अपराधी लोग हैं साथियों ये। तीसरी डुप्लीकेट बुक साथियों, EHS बुक। डुप्लीकेट कोई भी कागज़ या बुक तब इशू होती है या उस व्यक्ति के ही नाम पर इशू होती है, जारी होती है, जिसके नाम पर मूल बुक या मूल दस्तावेज जारी करता है कोई भी संस्थान या विभाग। इस शातिर ठग ने साथियों एक डुप्लीकेट बुक 9/11/2005 को, जो ये मैं दिखा रहा था आपको, ये जारी करवाई। डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है जारी करवाई है या क्या, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी है वो कहता है कि 9/11/2005 को उन्होंने इसकी पत्नी के नाम पर एक डुप्लीकेट बुक इशू की है, और इसी बुक पर इसने उस लड़की का जो बलात्कार पीड़िता है, इसके 2 बच्चों की माँ है, जो आज भी इसके घर में बंधुआ मजदूरी कर रही है, बंधुआ मजदूर की तरह दासी का काम कर रही है, उसका फ़ोटो लगा हुआ है। लेकिन कानूनी रूप से हम इसको या कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ये इसके नाम इशू हुई है, चूँकि इस पर डुप्लीकेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है साथियों। और फिर एक और नाम 19/10/2006 को चढ़ाया गया है मुदित शर्मा नाम से, जिसे इसने अपना पुत्र कहा है। और इस दरिद्र ब्राह्मण कन्या का दावा ये है कि ये मुदित भी इसका ही बेटा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न है। लेकिन ये भी कहती है कि ये वाला जो लड़का है मुदित, ये भी इसका शोषण, उत्पीड़न और इसके साथ अन्याय अनाचार करता है, और यही इसी को हथियार बनाकर ये ठग फर्जी कर्मचारी बलात्कारी राकेश शर्मा इस स्त्री को बंधक बनाए हुए है आज भी। तो ये कानूनी पक्ष मैंने बताया साथियों आपको कि किस तरह से ठग ने फर्जीवाड़ा किया, और फिर इसी बुक का इस्तेमाल करके, EHS बुक का इस्तेमाल करके इस ठग ने साथियों यही चित्र दिखाकर इस पीड़िता का, जो पीड़िता का असली नाम था
वास्तविक नाम था वो गायब कर दिया, और जो इसकी पहली पत्नी का नाम था उसी नाम से इस बलात्कार का शिकार बनी पीड़िता के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि राशन कार्ड वगैरह में नाम चढ़वा दिए, और उनके आधार पर उसने कानून को, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को, न्यायपालिका तक को धोखा देने का प्रयास किया। साथियों, खैर 18 साल नरक यातना भोगकर, शोषण और उत्पीड़न की आग में जलकर, ये अनाथ ही कहूँगा मैं, चूंकि पिता नहीं है आज की डेट में इस लड़की के, कोई नहीं है, जो भी हैं वो सब इस शोषक से, बलात्कारी से मिले हुए हैं, परिवार रिश्तेदार के लोग। एक ऐसी घटना बीच में हो गई 2022 के बाद कि उसे लेकर पूरा जाति बिरादरी के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार सब इस लड़की के खिलाफ हो गए, पीड़िता के, और सब ने इसको बहिष्कृत कर दिया। चूंकि 21 मई 2022 को ये लड़की किसी बात को लेकर इसने इस बलात्कारी राकेश शर्मा का प्रतिकार किया, अपने पुत्र का प्रतिकार किया, तो वो दोनों ने उसको मार पीट कर घर से निकाल दिया, सड़क पर फेंक दिया और कह दिया कि ना तू हमारी माँ है ना हमारी पत्नी है, तुझे जहाँ जाना है चली जा, हम तुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे। और एक पुलिस वाला भी साथियों, ASI राधेश्याम शर्मा नाम का साकेत थाने का, इन दुराचारियों के साथ मिल गया, उसने भी धमकी दी साथ में। तो ये शोषित पीड़ित स्त्री कह लो, कन्या कह लो, मैं तो कन्या ही कहता हूँ उसे, क्योंकि जब उसका विवाह ही कानूनी नहीं है तो वो आज भी कन्या ही हैं। मेरी दृष्टि में तो किसी तरह ये दरिद्र कन्या साथियों मेरे जैसे संत के पास आ गई, दिल्ली में ही। मुझे इसने अपनी दारुण करुण कथा सुनाई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, 18 साल से मैं नरक यातना भोग रही हूँ और दुनिया में मेरा कोई ऐसा नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैं सैकड़ों बार थानों में गई हूँ, कोर्ट में गई हूँ, तहसीलों में गई हूँ, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला, मेरा मुकदमा तक नहीं लिखा गया। मुझे तमाम अधिकारी ये कह देते हैं कि तू पत्नी ही नहीं है उसकी, तो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तू ये सिद्ध करके उसकी पत्नी है या ये सिद्ध करके तेरे साथ उसने धोखे से विवाह किया। तो साथियों, जो तलाकनामे के कागज़ थे वो इस लड़की के पास नहीं थे। इसका जो विवाह उसने अपने छोटे भाई योगेश शर्मा के साथ किया था उसका कोई प्रमाण नहीं था। तो ये अनपढ़ स्त्री, अकेली स्त्री कैसे सिद्ध करती, और इसी ऊहापोह की स्थिति में 18 साल व्यतीत कर दिए उसी नरक यातना में। 18 साल बाद 21 मई 2022 को मेरे पास आ गई। मैंने जब ये कहानी सुनी, हालांकि मुझे मन में एक बार ये हुआ कि सहायता तो कर दो चूँकि असहाय है, लेकिन अपने पास मत रखो। लेकिन साथियों, चूँकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बीमार थी कि पता नहीं कैसे मेरे पास चल के आ गई, इतनी हिम्मत कैसे बटोर ली। वो इस स्थिति में नहीं थी कि कहीं जा सके या अपनी बात ठीक से किसी को बता सके। तो मैंने दयावश कहें या अपना कर्तव्य समझकर उसे अपने साथ रख लिया, उसका उपचार कराया, उसको मानसिक शारीरिक बल दिया। भुवन भास्कर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस स्त्री के प्राण बचाओ, इसको इतनी ताकत दो कि ये अपने अन्याय का प्रतिकार कर सके, इसे इसका अधिकार मिल सके। साथियों, इसी लड़की ने, मैं भी साथ गया कई बार, तमाम थानों में धक्के खाए, DCP से मिला, एडिशनल CP से मिला, कोर्ट में बहुत सारे वकीलों से मिला, लेकिन जब कहीं पेश नहीं पड़ी तो एक दिन मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से, CP लॉ एंड ऑर्डर से
इस लड़की को साथ लेकर के मिला और उन्हें पूरी कहानी बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें वो दहेज का तो मामला नहीं बनता कोई, ना स्त्री धन जब्त करने का बनता है, लेकिन बलात्कार का मामला बनता है, धोखाधड़ी का मामला बनता है, भ्रूण हत्या का मामला बनता है, इसलिए मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए। तो उन्होंने डीसीपी को निर्देशित कर दिया, साउथ वाले को, और डीसीपी के निर्देश पर ये मुकदमा, चूंकि पहली बार इस लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ या कहें शारीरिक संबंध बनाए गए, पत्नी का झांसा दे करके, आईपीसी की धारा 375 बताती है कि किसी को शादी का झांसा देकर या किसी के मन में ये बात बिठा करके कि तुम उसकी पत्नी हो, शारीरिक संबंध बनाना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है, और धारा 376 आईपीसी के तहत वो भी दंडनीय है, गंभीर अपराध है। तो ये मुकदमा साथियों थाना नेब सराय में 787/2022 पर 26 दिसंबर 2022 को दर्ज हो गया। लेकिन देखिए, जिस चीज़ को कमिश्नर साहब ने नहीं माना था, आईओ ने बदमाशी करते हुए, ठग से रिश्वत लेते हुए, चूँकि बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी थी तो तमाम जान चुके थे, उससे मुलाकात हो चुकी थी, तो आईओ ने टाइटल जो होता है एफआईआर का, उसमें धारा 498 दहेज उत्पीड़न की, 406 स्त्री धन के जब्तीकरण की प्रदर्शित कर दी, जबकि इस पूरे विवरण में, इस पूरी एफआईआर में कहीं भी दहेज उत्पीड़न या स्त्री धन जब्त करने की बात नहीं है। इसमें भ्रूण हत्या, धोखाधड़ी, दो पुरुषों से विवाह, गैंगरेप, बंधक बनाना, उत्पीड़न करना, इस तरह के कंटेंट्स हैं पूरे उन 18 सालों के। और उस थानेदार राधेश्याम शर्मा का भी नाम है जिसने इस दरिद्र ब्राह्मण कन्या का शोषण करने का प्रयास किया था। खैर, एफआईआर दर्ज हुई तो जो महिला संरक्षण अधिकारी होते हैं दिल्ली में डीवी एक्ट के तहत साथियों, उनसे मुलाकात हुई डीवी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए कोर्ट में। चूंकि वैधानिक पत्नी नहीं है तो मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत दाखिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन डीवी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कोई स्त्री यदि किसी पुरुष के साथ बिना विवाह के भी रहती है लंबे समय तक, तो वो भरण पोषण की अधिकारी है। तो इस दरिद्र कन्या को महिला संरक्षण अधिकारी, घरेलू हिंसा से सुरक्षा का जो अधिनियम है 2005 का, उनके पास भेजा गया। बहुत सीरियस रिपोर्ट महिला संरक्षण अधिकारी ने बनाई है, कई पेज की है साथियों। इसमें साफ साफ तमाम घटनाक्रम लिखा हुआ है कि कैसे, कब कब और क्या क्या हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की जो अदालत थी साकेत कोर्ट की, उसने साथियों अगस्त 8 जुलाई 2024 को आदेश पारित कर दिया राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ कि तू अंतरिम भत्ते के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह इस लड़की को देगा। क्योंकि कोर्ट ने कहा है तो कोर्ट में तो यस कर ही लेना था, लेकिन उसने अपने तर्क में साथियों बड़ी एक अजीबोगरीब बात कही उसके एडवोकेट ने, और उसने भी अपने रिप्लाई में ये कहा कि ये कन्या बेरोजगार नहीं है, अनाथ नहीं है, ये नौकरी करती है और एक भंगी के साथ रहती है, उसके घर में रहती है मदन लाल आज़ाद के में, और हम ब्राह्मण हैं, वो भंगी है, एससी है, वो इसका भाई कैसे हो सकता है। चूँकि इस कन्या के एप्लीकेशन के साथ साथियों मेरा किरायानामा लगा हुआ था, भाई का वो लगा हुआ था एफिडेविट। चूँकि जहाँ स्त्री रहती है वहीं की नज़दीकी अदालत में डीवी एक्ट का केस फाइल होता है। चूँकि मेरे पास रह रही थी, मैंने अपना संयुक्त किरायानामा इसके नाम से बना हुआ था, अपना एफिडेविट फाइल किया। तो इस बात को लेकर के भी इस धूर्त ने, ठग ने इस स्त्री को अपनी पत्नी मानने से इनकार किया और इसको गुजारा भत्ता देने से भी इनकार कर दिया। और
अक्टूबर 2024 तक साथियों कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया, कोर्ट के आदेश के बाद भी, जो 5,000 रुपये प्रतिमाह का कोर्ट ने बांधा था। ये कह दिया कि मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तू मेरी पत्नी नहीं है, तू कोर्ट से जीत जा, हाई कोर्ट से जीत जा, सुप्रीम कोर्ट से जीत जा, फांसी चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुझे 1 रुपया गुजारा भत्ता नहीं दूंगा, और तू चरित्रहीन है, बंगी की रखेल बनकर रहती है, इसलिए तुझे कभी अपने घर में भी प्रवेश नहीं करने दूंगा, तू चाहे जो कर ले। साथियों, कन्या को रोना आ गया। मैं, चूँकि आप सबको पता है, मैं 2022 से ही लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में बिजी होने के कारण दिल्ली बहुत कम रह पाता हूं। मैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ थी मेरी यात्रा उन दिनों। तो इस पीड़िता ने मुझे फ़ोन किया और बोला, भैया घर आ जाओ, नहीं तो मैं आज आत्महत्या कर लूँगी। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि घर आओगे तभी बताऊँगी। तो मैं साथियों अपनी यात्रा का कार्यक्रम बीच में स्थगित करके दिल्ली पहुंचा और मिला तो बहुत रोई सीने से लगकर, कहने लगी भैया मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तू भंगी की रखेल है, बहन नहीं है उसकी, और मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा कोर्ट के आदेश के बाद भी, तू कहीं भी चली जा और ना घर में घुसने दूंगा। तो मैंने कहा तू क्या चाहती है? कहने लगी कि ये फर्जी कागज़ों से मेडिकल में नौकरी पर लगा था और इसने मेरी फर्जी मेडिकल बुक बनवा रखी है, मेरा फ़ोटो पेस्ट किया है, आप इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन बना करके दो। मैं मेडिकल डायरेक्टर से जा कर के मिलूँगी और उन्हें कोर्ट के कागज़, अपनी बुक और इसके फर्जी कागजात के विषय में सूचनाएं दूंगी, एप्लीकेशन दूंगी और इसको तबाह करूंगी, बर्बाद करूंगी, जैसे इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी कोख से पैदा हुए बच्चों तक को मुझसे छीन लिया है, उनके दिल में मेरे प्रति नफ़रत पैदा कर दी है। यही सब थे। मैंने फिर भी मना किया। मैंने कहा ऐसा मत कर लाली। लाली बोलते हैं हमारे यहाँ लड़कियों को। साथियों, आप कहोगे लाली कहाँ से शब्द ले आए ब्रज भाषा में? अपने से छोटी बेटियों को या बहनों को, जो भी हों, उनको लाली बोला जाता है। छोटी बहुओं को भी बोल देते हैं कई बार। तो मैंने कहा देख ले, तेरे बच्चों की भी सवाल है इसमें, चूँकि नौकरी जाएगी, जेल जाएगा, रिकवरी होगा तो तेरे बच्चे भी तेरे खिलाफ हो जाएंगे, और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे जितने पहले हैं, कि चाहे कुछ भी हो। तो साथियों 25 अक्टूबर की रात को मैंने रोने पर और आत्महत्या की बात सामने आने पर ये इस लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन बना करके इसको दे दी और उस एप्लीकेशन को लेकर के ये वहाँ मेडिकल में गई और वहाँ जा कर के लगा दी 26 अक्टूबर को 2024 में। तो साथियों 15 दिन बाद जब एक्शन नहीं हुआ तो फिर से इस लड़की ने मुझे कहा कि एक्शन नहीं हुआ, पी गया, मेरी एप्लीकेशन को मिल गया होगा, पैसे दे दिए होंगे, मैनेज कर ली होंगी चीज़ें, तो कुछ करो, दोबारा से रिमांडर लगाओ। इसमें कुछ चीज़ें अंग्रेजी के शब्द RTI, रिमांडर, ये वो सीख गई थी मेरे पास रहते रहते 2.5 साल, चूँकि हमारा तो रोज़ का ही इन्हीं शब्दों से वो था साथियों। तो चूँकि 15 नवंबर से हमारी पदयात्रा थी चंबल से और 25 नवंबर तक चलनी थी वो दिल्ली संसद भवन की धुलाई तक की। तो मैंने कहा लाढ़ो, मैं लाढ़ो बोला करता था प्यार में, कभी लाली कभी लाढ़ो। 25 नवंबर तक रुक जा, 26 नवंबर को मैं इसमें रिमांडर और RTI दोनों फाइल करके स्टेटस मांग लूँगा कि हुआ क्या है। तो खैर चूँकि मेरी कार्य व्यस्तता को वो समझती थी कि दिन रात मैं काम में बिजी रहता हूँ, तो ठीक है, रो रो के बोलने लगी कि मुझे मारना तो नहीं चाहते हो, कहीं फिर टरका रहे हो, छोटा सा ही तो काम है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अभी मेरा दिमाग संतुलन में नहीं है, मेरा दिमाग पूरी तरह से यात्रा में लगा हुआ है संसद धुलाई के कार्यक्रम में। मैं 26 को बना दूंगा 100%। तो मामला शांत हो गई, उसके दिल को तसल्ली मिल गई, कहने का मतलब ये है। लेकिन साथियों 17 नवंबर को पदयात्रा के बीच में ही रविवार के दिन इसके बेटे का फ़ोन आ गया। मैं भी वहीं बैठा हुआ था घर पे ही उस समय। तो छोटा बेटा वही मुदित शर्मा
कहने लगा फ़ोन करके कि मैंने सुना था कि माँ डायन नहीं होती है, और तू तो डायन बन गई। तूने हमारे बाप की नौकरी छीन ली, हमारे पेट पर लात मार दी अपने भंगड़ यार के बहकावे में आकर, और मैं तुझे मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। अगर तुझे नहीं मार सका तो तुझे और तेरे भंगड़ यार को मार दूंगा, या फिर खुद मर जाऊंगा तुम दोनों को नहीं मार सका तो। या फिर तू जो है मेडिकल जा और मेरे बाप के खिलाफ जो तूने शिकायत दी है उसको वापस कर। साथियों, मैं सामने ही बैठा हुआ था, मुझसे पूछा कि क्या करूं, ऐसी स्थिति आ गई है सामने। मैंने कहा ले ले वापस, क्या फ़ायदा इस लड़ाई का ज़्यादा बढ़ाने से, तेरे बच्चों का सवाल है, ले ले वापस अपनी शिकायत को। ज़्यादा दुश्मनी तू करेगी तो तुझे ही हानि पहुंचाएंगे ये लोग। मैं कब तक तेरी सुरक्षा करूंगा, या कब तक तू मेरे पास रह लेगी कि नहीं मैं आपको छोड़ के जाऊंगी नहीं, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे भैया हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं आपके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकती, पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहूँगी, अन्यथा मुझे मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। चूँकि तमाम लोग ये कहते हैं कि तूने भंगी के घर में रह के हमारी नाक कटवा दी है, हमारी जाति को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे समाज को नीचा दिखा दिया है, कलंकित कर दिया है। जब साथियों उसने ऐसी बात कही तो उसके पश्चात भी मैंने कहा कि नहीं, शिकायत तो तुम अपनी वापस ले लो, लाड़ो रहो मेरे पास, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा दुनिया की तमाम ताकतों को, कोई तुमको छू नहीं पाएगी। रहो जैसे भी रहना है, खुश रहो, स्वतंत्र रहो, निश्चिंत रहो, भयमुक्त रहो। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि मुझे भयमुक्ति मंत्र दिया है नारायण ने कि जो भी अब मेरे पास है तो उसको तो भय से मुक्त कर ही दूंगा मैं। तो मैंने भयमुक्त करते हुए इसको कन्विंस किया कि तू अपनी शिकायत मेडिकल से वापस ले ले, किसी के पेट पर लात मारना और वो भी अपने बच्चों के पर उचित सा मुझे भी नहीं लगता है। तो साथियों यही वार्ता चलती रही। अचानक 24 तारीख को नहीं 22 नवंबर को जब हम आगरा थे या मथुरा हमारी यात्रा थी, पुनः इस लड़की का फ़ोन गया, भैया घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबरा रही हूँ। मुझे महसूस हुआ कि शायद कुछ लोग आ गए होंगे, जबरन कर रहे होंगे कुछ। तो साथियों मैं घर आया तो बहुत रोई, लिपट कर के मेरे साथ चिपक कर के पूरी रात डिस्कस करती रही। वही उसकी रट कि नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ, आपके साथ रहना है मुझे पूरी ज़िंदगी भर, और मैं कहीं दूसरी जगह सुरक्षित नहीं हूँ, जीवित नहीं रह सकती, कुछ भी करो कैसे भी करो मेरे प्राण बचाओ। मेरे चाचा का फ़ोन आ रहा है, मेरे बेटों का फ़ोन आ रहा है, मेरे और रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं कि आजा आजा आजा, और वहाँ खैरपुर आजा ग्रेटर नोएडा में, वहाँ आकर के एक बार फैसला कर ले और फिर चली जाना। साथियों मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, क्या हो गया उसमें, कोई वहाँ से उठा थोड़ा ही लेंगे, तुमको कैद थोड़ा ही कर लेंगे, वो तो खुद ही कहते हैं कि तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, केवल इतनी सी तो बात है कि तू अपनी शिकायत वापस ले ले, तो ले ले, इसमें क्या है, वो तो मैं भी राजी हूँ इस बात पे। तो साथियों 24 नवंबर को सुबह सुबह ये पीड़िता मेरे घर से चली गई कि मैं जा रही हूँ, और दुर्भाग्य देखिए कि माँ का ऑपरेशन हो रखा था, पैर टूट गया था 16 अगस्त 2024 को। माँ बिस्तर पे ही टट्टी पेशाब करती थी, शौचादी सब कुछ, उनको देखने वाला कोई नहीं था। हम व्यस्त थे, चूँकि 25 नवंबर का धुलाई कार्यक्रम था संसद का, तो कैसे करें, लेकिन कि मैं 2-3 घंटे के लिए जा रही हूँ और साइन करके वापस आ जाऊँगी। साथियों कहते हैं कि जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। जैसी कि आशंका थी वही हुआ, और उस कन्या को वहीं पर बंधक बना लिया गया, जोर जबरदस्ती उसको ऐसे स्थान पर ले जाया गया जिसका पता 11 जून को चला है मुझे, तो अब 2025 में आके इस एड्रेस पर रह रही है, जब उसने मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, ठगों के दबाव में आकर, उस शातिर अपराधी क्रिमिनल फर्जी पति फर्जी कर्मचारी के दबाव में आकर के। तो उस FIR में उसका पता लिखा हुआ है साथियों डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा का। तब मुझे पता चला कि कहाँ रह रही है इसमें, नहीं तो उसको स्वयं नहीं पता था। मैंने बहुत बार पूछा उससे
पता तो बता दे कम से कम, कहाँ रहती है, कहाँ लेके रह रहा है, कहीं किसी दिन मार दी या ऐसे हालात बना दिए कि तुझे आत्महत्या करने को विवश कर दिया, तो मैं कुछ तो करूँगा, मैं कैसे सब्र करूँगा। नहीं तो साथियों, इस FIR के माध्यम से पता चला, नहीं तो नहीं पता था कि क्या है। 3 मुकदमे चल रहे थे, एक FIR थी, वो कोर्ट में जो मुकदमा था DB एक्ट का, उसको ज़बरन वापस कराया गया, बहका करके वकील खरीदी गई, कोर्ट खरीदी गई, 125 वाला ज़बरदस्ती वापस करा लिया गया। और अब ये जो क्रिमिनल FIR थाना नेब सराय में दर्ज हुई थी, उसके लिए भी ठग दिल्ली हाई कोर्ट चला गया इस FIR को क्वैश कराने के लिए, इसे मैट्रोमोनियल्स मैटर बता करके। खैर, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने मैट्रोमोनियल्स मामला ही समझा और सहमति प्रदान कर दी FIR क्वैशिंग की। लेकिन जब जज साहब के समक्ष ये मामला गया, गिरीश कथपालिया साहब के समक्ष, तो उन्होंने जब FIR पढ़ी 1 मई 2025 को, तो उन्होंने ये आदेश कर दिया कि ये तो सीरियस चार्जेज हैं, गैंग रेप का मामला है, चीटिंग का है, भ्रूण हत्या का है, ये FIR ऐसे कैसे क्वैश होगी। इसमें तो या तो ये लड़की लिख करके दे कि ये FIR झूठी है, या ये लिख के दे कि ये FIR सच है, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्वैश होनी है या क्या होना है। तो निश्चित रूप से साथियों, वैसे तो फ़ोन पे वार्ता हुई थी मेरी, कह रही थी कि नहीं मैं तो नहीं, जो सच है वही बताऊंगी, तो FIR क्वैश नहीं होगी। अगर सच बता दिया उसने, इतनी हिम्मत कर ली, तो FIR क्वैश नहीं होगी, तो ये फर्जी पति, फर्जी कर्मचारी इस FIR में अग्रिम जमानत पर चल रहा है साथियों। इसकी बेल कैंसिल होगी, ये जेल जाएगा, इसका भाई जेल जाएगा, बाप जेल जाएगा, और जो भी इसमें अक्यूज्ड बनाए गए हैं वो सब जेल चले जाएंगे। और अगर लड़की ने, विक्टिम ने ये लिख के दे दिया कि वो FIR झूठी थी, तो लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देगा हाई कोर्ट 100%। चूँकि इतना सीरियस चार्जेज किसी पर लगा देना, FIR करवा देना और फिर उसको झूठी बता देना अपने आप में एक अपराध बन जाता है। भले ही कोर्ट को पता हो कि ये दबाव में किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट तो विवश होता है कानून के समक्ष, स्टेटमेंट्स के समक्ष। क्योंकि आपको पता होगा, एक बहुत चर्चित मामला रहा है दिल्ली का रेप एंड मर्डर का, जेसिका लाल हत्याकांड। उसमें ट्रायल कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि मैं जानता हूँ कि इस लड़की की हत्या की गई है, गैंग रेप हुआ है, लेकिन चूंकि कोई सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, इसलिए मैं इन तमाम आरोपियों को बरी करता हूं। बड़ा चर्चित मामला रहा है। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया था, सबको जेल हुई थी, एक IPS का बेटा था, वो आपको याद होगा। तो ऐसा ही मामला कुछ ये भी बनता जा रहा है साथियों कि कोर्ट ये जानते हुए भी कि इस लड़की पर दबाव है, किडनैप की हुई है, बंधक बना रखी है, पुत्रों का दबाव है, फर्जी पति का दबाव है, समाज का दबाव है, उसके पश्चात भी इस लड़की के एफिडेविट और स्टेटमेंट पर कोर्ट को ये FIR क्वैश करनी पड़ेगी और क्वैशिंग के बाद इस लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने पड़ेंगे, जिसमें संभावना है कि इस लड़की को जेल भेज दिया जाए और ठग जो है, जो इसका तथाकथित फर्जी पति है, फर्जी कर्मचारी, वो चाहता भी यह है कि किसी तरह से, वही नहीं उसके पूरे रिश्तेदार, इस लड़की के रिश्तेदार, सबकी इच्छा यही है कि किसी तरह से ये, हमारे यहाँ एक शब्द आता है लूत कटे, यानी कलंक मिटे, सब इसको मार देना चाहते हैं। चूँकि ये 2.5 साल उन स्थितियों में मेरे पास रही जब इसको सहायता की, मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उस दौर में भी किसी भाई ने, चाचा ने, फूफा ने, मामा ने, मम्मी ने, ताई ने, ताया ने कोई सहायता नहीं की। कभी किसी ने झांक करके नहीं देखा, बल्कि बीमार माँ को इसकी छाती पर यहाँ डाल दिया गया। एक छोटी बहन खुद बीमार, अपने बीमार बच्चों को लेकर के यहाँ आ जाती थी, और आज उसकी भी नाक बहुत ऊंची हो गई है कि मैं भी ब्राह्मणी हूँ, और ब्राह्मण कुल की मर्यादा को तुमने दाग लगाया है, कलंकित कर दिया है, इसलिए तुम्हें सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। ये सबका कहना है साथियों, खुलेआम। कोई भी सहायता नहीं करना चाहता, केवल दिखावे का प्रेम कर रहे हैं,
नाटक कर रहे हैं, लड़की को दासी बना रखा है, बहुत सारे उसकी चोटें मारी हुई हैं, बंधक बना रखा है। पुत्र सामने खड़ा हो जाता है कि अगर तूने हमारे पिता के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट दिया, बयान दिया, तो हम तेरा कत्ल कर देंगे या स्वयं मर जाएंगे। कलंकिनी, तू हमारे पिता के खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई बयान नहीं देगी कहीं भी, ना पुलिस में ना कोर्ट में। तो एक माँ, साथियों जानते हो कि पुत्र दुष्ट भी हो जाए पर माँ को माता नहीं होती है, और पुत्र यदि माँ का कलेजा भी निकाल ले चुरा मार के, तो भी कलेजे में से भी पुत्र के भले की आवाज़ उठती है। ऐसा हमारा क्रूर समाज है, ऐसा हिंदुस्तानी समाज है जिसे संस्कार का नाम देता है, लेकिन मैं इसे क्रूरता मानता हूँ कि ये एक असहाय निर्बल स्त्री के साथ घृणित क्रूरता है, और इसका कोई तोड़ हमारे कानून के पास भी नहीं है जब तक कि पीड़िता स्वयं बयान ना दे दे। हालांकि 2 बार उसने, एक बार नोएडा पुलिस थाने में, एक बार शिवाला चौकी पर जाकर के, और एक बार एडिशनल डीसीपी नोएडा के रीडर को सब कुछ सत्य सत्य बताया, लेकिन सब ने ये कह दिया कि तू अपना घर, अपना परिवार बचाने के लिए इसी बलात्कारी के साथ जा। अब इतने साल हो गए हैं बुढ़ापे में, क्या करेगी? समाज की क्रूरता तो है ही, लेकिन पुलिस अधिकारी भी अगर ऐसी बात कर दें साथियों, कानून से इतर जा करके, तो बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है, तरस आता है ऐसे लोगों पर कि कितनी घटिया घृणित मानसिकता है स्त्रियों के प्रति, खास तौर से समाज की और शासन की। साथियों, आरटीआई भी दाखिल की थी इसने मेडिकल से इसके दस्तावेज मांगने के लिए, जिन्हें निजी जानकारी बताकर मेडिकल ने आज तक उपलब्ध नहीं कराया, जबकि निजी जानकारी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, मणिपुर हाई कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जब सरकारी कर्मचारी की डिग्री मांगना, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगना, उसकी सर्विस बुक मांगना निजी जानकारी नहीं होती है, ये सार्वजनिक जानकारी है, दे देनी चाहिए। लेकिन मेडिकल के बेईमान अधिकारी न जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, न शिकायत होने के बावजूद इस फर्जी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। 8 महीने से ज़्यादा हो गए। उसने लिखा, इसने क्या बोलते हैं इसको, इसका जो एओ है मेडिकल का साथियों, उसका जवाब सुन के मुझे बड़ी हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि किस तरह के बेईमान भ्रष्ट अधिकारी हमारे देश में शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। वो लिखता है कि कहाँ गया रे, वो लिखता है कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली 18/11/2024 को, इसलिए राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनी। जबकि शिकायतकर्ता की शिकायत ये थी कि ये फर्जी कागज़ों से नौकरी पे लगा है, फर्जीवाड़ा करके इसने EHS बुक पर मेरी फ़ोटो चिपकाई है गलत तरीके से, और उसका दुरुपयोग करके मेरा शोषण उत्पीड़न किया है। तो पीड़िता के शिकायत वापस लेने से क्या अपराध की गंभीरता कम हो गई? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैंने मेडिकल के तमाम ऑफिसर्स से पूछा है साथियों, स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछा है, और इस मामले को लेकर मैंने अदालत में भी एक इस्तगासा फाइल की है, जिसमें 8 जुलाई की डेट है कि इस कर्मचारी के खिलाफ, एम्स के बेईमान अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इन सबको बर्खास्त कर जेल में ठूंसते हुए इनसे रिकवरी की जानी चाहिए। चूँकि इन्होंने न केवल सरकार को, कानून को, संस्थान को धोखा दिया है, बल्कि कई महिलाओं की, कई युवकों की भी ज़िंदगी तबाह की है। उन्हें भी फर्जी कागजात बनवा कर अपनी ही तरीके से मेडिकल में और अन्य संस्थानों में नौकरी दिलवाई है। जब भी जांच होगी सब लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ठग का एक और काला कारनामा है, ये देखिए, कहता है कि 8.5 लाख रुपए करके चोरी करके भाग गई थी मेरे यहाँ से 21 मई 2022 को, जब मेरे पास आई थी। ये रिपोर्ट है उसकी बाकायदा, और इसी रिपोर्ट पर एक चोरी की मतलब रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास साकेत थाने में भी शातिर अपराधी ठग ने किया था। ये देख रहे होंगे आप, इसकी डेट है 10/8/2022। तो शातिर बेईमान ठग की शातिरता का अंदाज़ा इन तमाम बातों से
लगता है साथियों, नाम बदलना, फर्जीवाड़ा करना, धोखाधड़ी से नौकरी प्राप्त करना, किसी का फ़ोन कॉपी करके उसकी जासूसी करना, निगरानी करना एक लड़की पर, उसको बंधक बना लेना, जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल करके, ये तमाम गंभीर अपराध अगर एक ठग फर्जी कर्मचारी फर्जी पति बनकर कर पा रहा है तो उसका कारण ये फोटोग्राफ्स मुझे नज़र आते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो चश्मे वाला जैकेट पहने हुए है इस तरफ, यही है राकेश कुमार शर्मा, और ये जो इस तरफ जेल मंत्री उत्तर प्रदेश, ये और दो सहयोगी होंगे कोई इसी के, उसके साथ फोटो है। जेल मंत्री हैं होमगार्ड के और जेल के धर्मवीर प्रजापति के साथ है ये फोटो। लिख रहा है कि मुलाकात कर जेल समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। इसको आभास हो गया होगा कि जेल जाना है तो जेल मंत्री से दोस्ती करना ज़रूरी है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता बनता है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये है राकेश कुमार शर्मा, और इधर जो इसके साथ चित्र में नज़र आ रहे हैं ये हमारे हाथरस से माननीय सांसद अनूप वाल्मीकि हैं, जो कभी खैर विधानसभा से विधायक थे और योगी कैबिनेट में राजस्व मंत्री भी रहे हैं। ये फोटो उसी वक्त का है साथियों। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये यही राकेश शर्मा है जिस पे मैं उंगली लगा रहा हूँ। और ये श्रीमान जी देश के ख्याति लब्ध चिकित्सक डॉक्टर महेश शर्मा, वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्हें ये अपना रिश्तेदार भी बताता है। तो ये सब बड़े लोगों की महान कृपा है इस फर्जी कर्मचारी, ठग, बेईमान, बलात्कारी, चीटर, भ्रूण हत्यारे पर। ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की बेटी की शादी में राकेश कुमार शर्मा ये चश्मे लगाए हुए मौजूद है। तो हो सकता है पाठक जी से भी कोई रिश्तेदारी हो। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त एक ठग, बलात्कारी, हत्यारा, घृणित व्यक्ति किस तरह सरकारी संस्थान को चूना लगा रहा है और अभी तक नौकरी पर बना हुआ है, और उल्टा मुझ पर दबाव बनाने के लिए कि मैं इसकी नौकरी की शिकायतें वापस ले लूं, जैसे इसकी उस अवैध पत्नी ने ले ली थी या कहीं पीड़िता ने मेरे गांव में 21 मई को पंचायत की मुझे धमकियां दिलवाईं, मुझे सूरजपुर थाने बुलवाकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाए गए, दो मुझे बंद करवा दिया हवालात में, और अब एक मुकदमे की तलवार और मेरी गर्दन पर लटका दी है कि मैंने इस लड़की के साथ 4 महीने तक इसको बंधक बनाकर बलात्कार किया। तो बलात्कार का मुकदमा भी थाना खैर में अंडर इन्वेस्टिगेशन है साथियों, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप देख सकते हैं कि ठगों ने उस संत और उस दरिद्र लड़की के बीच झगड़ा पैदा कर दिया, जिस दरिद्र लड़की का संसार में मेरे अलावा कोई नहीं था। आज जब उस लड़की को ये छल से, बल से दंडित करना चाहते हैं, अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, तो कोई उसे बहन कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई मम्मी कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है। और जिस दिन उसे ज़रूरत थी इन तमाम रिश्ते नातों की, उस दिन इसे सब ने बहिष्कृत करके एक भंगी के घर मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर भंगी दयावान नहीं होता तो शायद मर गई होती। साफ कहती थी मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर आपने मुझे संरक्षण नहीं दिया तो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आपके झूठे बर्तन साफ कर लूँगी, आपके गंदे कपड़े धो दूँगी, आप जो कहोगे वो कर दूँगी, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर वहाँ भेजोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और ये कलंक आपको लगेगा। साथियों, वो कलंक से तो मैं बच गया था, लेकिन ये कलंक लग गया कि मैंने उसके साथ बलात्कार किया, उसको बंधक बनाया, और उसके अपने घर के लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। ये फर्जी पति दबाव बना रहा है, बेटा दबाव बना रहा है। पिछले 6, 7, 8 महीने से लगातार मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, एविडेंस हैं, जिनमें वो कहता है कि तू उस भंगड़ के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा, और उसको कह के या तो एप्लीकेशन वापस लेगा मेरी शिकायत मेडिकल से, नहीं तो मैं तुझे, उसे, सबको जान से मार दूंगा। तो साथियों, ठग, बेईमान,
किस तरह से शातिराना घृणित नीच हरकतें करते हैं और किस तरह से दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, ये पूरी स्टोरी बहुत दर्दनाक है, मार्मिक है, कारुणिक है। और इसलिए मैंने आज इस पर इतना रात्रि के समय लंबा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पूरी कहानी, कल मुझे कुछ हो जाए, वैसे होगा तो कुछ नहीं, खैर, ये 2 कौड़ी का ठग क्या मेरी हत्या कर सकेगा। जब हजारों करोड़ के मालिक ठगों को जमींदोज कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, तो ये 2 कौड़ी का ठग कुछ बिगाड़ लेगा मेरा, इसकी संभावना मुझे लगती नहीं है। लेकिन फिर भी होता है कई बार कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, तो ये वीडियो पूरी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ मैंने इसीलिए बनाया है, ताकि देश के तमाम देशभक्त और वो पीड़ित जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे ठगों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे फर्जी कर्मचारियों के खिलाफ युद्धरत हैं, वो सब इस मामले को भी उठा सकें और इस दुष्टात्मा को, पापात्मा को, दुराचारी को, इसके सहयोगियों समेत दंडित करा सकें और उस पीड़िता को न्याय दिला सकें, जो आज भी इसी के बंधन में है, गुलाम बना ली गई है, बीमार है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थायराइड है, निमोनिया है, बुखार है, चोटें मार मार के हाथ पैर और रीढ़ की हड्डी तक इस तरह की कर दी है कि वो अधिक देर तक बैठी नहीं रह सकती। तो उसको भी न्याय मिल सके और कानून में अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो, तो उस लड़की की काउंसलिंग कराकर, उसके एकांत में पूछताछ करके, ऑन रिकॉर्ड वीडियोग्राफी के द्वारा उसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसको सुरक्षा, सम्मान और न्याय दिलाया जाए। साथियों, चूँकि उसके साथ जो ये विभत्स घटनाक्रम हुआ है, उसमें उसको इस तरह से फंसा लिया गया है कि न वो स्वयं को पत्नी सिद्ध कर सकती है, न माँ सिद्ध कर सकती है, न पुत्री सिद्ध कर सकती है, बल्कि जितने पीरियड वो दबा लेती रही है उसकी पत्नी बनकर के फर्जी नाम से, उस आरोप में, और जो उसने आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह उसके नाम से बनवा लिए अपना असली नाम छुपाकर, और वो हाई कोर्ट में जो एफिडेविट देगी या स्टेटमेंट देगी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको आधार बनाकर इस लड़की के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, और अगर वो मेरा वीडियो ये सुन ले तो मैं इसे आश्वस्त करना चाहता हूं इन तमाम घटनाक्रमों के बाद भी कि उसने मेरे खिलाफ भले ही 3 मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं, लेकिन मैं ऐसा भाई हूं कि मरते दम तक उसकी सहायता करूंगा, मदद करूंगा, और यदि वो पुकारेगी तो दुनिया की, जातिवाद की, धर्म की, शैतान की हर कैद को तोड़ते हुए उसे मुक्त कराऊंगा, आज़ाद कराऊंगा, और उसके दोषियों को दंडित भी कराऊंगा, और उसको सुरक्षा, सम्मान और वो जो चाहेगी वो सब कुछ दिलवाऊंगा। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।